गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। पिछले 2-3 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट, और आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स के बारे में हम जान चुके हैं। 3 होते हैं। एक आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, जिसको हम लिखते हैं B12 से। एक होता है आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन, उसके लिए नोटेशन का प्रयोग हम करते हैं A21। और एक आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, और उसको हम लिखते हैं B21 से। सो वी आर ट्राइंग आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। और काफ़ी हम लोगों ने इस प्रक्रिया में आइंस्टाइन ने जो सजेस्ट किया, जो मॉडल बनाया, बिल्कुल सिंपल मॉडल है। जिस ढंग से हम लोगों ने यहाँ इसको कंसीडर करने की कोशिश की है, जो एक्चुअल क्वालिटेटिव प्रोसेस है, जिसकी सहायता से हम इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करते हैं, उसी के सहारे आइंस्टाइन ने मैथमेटिकल इक्वेशंस बिल्डअप किया था। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं 2 एनर्जी स्टेट। द लोअर वन इज़ द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है E1। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इन ग्राउंड स्टेट इज N1। द अदर अलाउड एनर्जी स्टेट इज द एक्साइटेड स्टेट। इसकी एनर्जी है E2, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट वेरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज N2। E1 और E2 हर मटेरियल के लिए अलग अलग होते हैं। ग्राउंड लेवल तो सबसे जहां हम स्टार्ट करेंगे वही मान लेंगे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट सबकी अलग अलग होती है। और इस तरह से होती है कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स E2 माइनस E1, दिस इज इक्वल टू hν, एंड hν इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 अलाउड एनर्जी लेवल्स, द एक्साइटेड स्टेट एंड द ग्राउंड स्टेट। यदि कोई फ्रीक्वेंसी या न्यू वाला फोटॉन इंसिडेंट होता है, तो वह उस एटम द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है जो ग्राउंड स्टेट में होता है, और एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट को चला जाता है। वहाँ 10⁻⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है मैक्सिमम। तो इस प्रोसेस को आइंस्टाइन ने इक्वेशन नंबर 1 द्वारा बताया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट 2 पर एटम पर सेकेंड, इसको B12 u द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। u इज़ द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, और B12 आइंस्टाइन कोफिशिएंट है फॉर एब्जॉर्प्शन, आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये पर एटम है, पर सेकेंड है, तो इसलिए सारे एटम जो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हैं N1, उसके लिए जब निकालते हैं तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट, और इसकी वैल्यू आ जाती है N1 से हम इसी पर एटम के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उसे गुणा कर देते हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 2 डेवलप कर जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, द आइंस्टाइन हैज डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखिए 10⁻⁸ सेकंड तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। इसके बाद इसको लौटना ही लौटना है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इमिशन, और एक फोटॉन इमिट करता है। ये इमिशन में 2 तरह से लौट सकता है। वन इज़ द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, द अदर इज़ द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जैसे एब्जॉर्प्शन के लिए हमने किया, वैसे ही स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन के लिए भी करेंगे। स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन अपने आप होता है, स्वतः होता है, और इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट 2 टू ग्राउंड स्टेट 1, 2 से 1 पर लौटता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पर एटम पर सेकंड कितनी है, दैट विल बी गिवन बाय द आइंस्टाइन कोफिशिएंट A21। सो A21 इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। एक एटम के लिए प्रोबेबिलिटी है, तो सारे एटम्स जो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हैं N2, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी
probability for spontaneous emission of radiation for all the atoms present in the excited state per second, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 द्वारा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ऐसा है कि जिसमें फिर हमको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, और स्टिमुलेट करने के लिए फिर वही एच न्यू रेडिएशन उपस्थित होता है, इंसिडेंट किया जाता है ऑफ द फ्रिक्वेंसी न्यू। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर एटम पर सेकेंड ये आता है इस इक्वेशन नंबर 5 द्वारा। और इक्वेशन नंबर 5 में B21 आ रहा है, दिस इज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ऐसे ही सारे एटम के लिए प्रोबेबिलिटी यदि निकालें तो N2 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तो हम पा जाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकेंड, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 द्वारा रिप्रेजेंट होती है। अब इमिशन 2 स्टेप्स में हो रहा है, 2 प्रक्रियाओं से हो सकता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन के थ्रू भी हो सकता है और स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू भी हो सकता है। तो टोटल इमिशन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये हमने निकाल लिया। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन फॉर ऑल द एटम्स पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी फॉर द स्पॉन्टेनियस इमिशन पर सेकेंड प्लस द प्रोबेबिलिटी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन पर सेकेंड। वैल्यूज इनकी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये आ जाता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि बार बार 2-3 बार हम कर ले रहे हैं तो ये आपको अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। अब हम जानते हैं जितने एटम एक्साइट होंगे एब्जॉर्प्शन के उपरांत एक्साइटेड स्टेट को जाएंगे, वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को लौटेंगे, 2 से 1 में आएंगे तो इमिट करेंगे। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन पर सेकेंड इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन पर सेकेंड। और जब इसको हम इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करने के बाद हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन है पर सेकेंड। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड। यू न्यू इसमें भी है, यू न्यू इसमें भी है, इसको इकट्ठा कर लिया और फिर इसे सॉल्व किया तो यू न्यू का एक्सप्रेशन एक हमको प्राप्त हो गया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब N1 इज़ द नंबर ऑफ आइटम इन ग्राउंड स्टेट, N2 इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स इन द एक्साइटेड स्टेट एट द सेम एक्सटेंट ऑफ इंस्टेंट ऑफ द टाइम। एक ही समय पर N1 संख्या है ग्राउंड स्टेट में, N2 संख्या है एक्साइटेड स्टेट में। इनकी वैल्यू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से निकालते हैं तो N1 की वैल्यू मैं डिटेल आपको बता चुका हूँ और N2 की वैल्यू एनर्जी E2 पर डिपेंड करेगा, N1 की वैल्यू E1 पर डिपेंड करेगा। और इस तरह से N1 बाई N2 की वैल्यू E2 माइनस E1 बाई KT या E रेस्ट पर H बाई KT आ जाएगा। मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। N0 इज़ कमिंग हियर, N0 इज़ द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स, और टोटल नंबर ऑफ द एटम्स कितने के बराबर होगा? N1 ग्राउंड स्टेट में है, N2 एक्साइटेड स्टेट में है, तो N1 प्लस N2 का सम जो होगा वो N0 के बराबर होगा। वैसे हमको रेशियो निकालना है N1 बाई N2, तो N0 विल कैंसिल आउट, तो हमको एक्सप्रेशन ये प्राप्त हो जाता है। अब N1 बाई N2 की जगह पर इस वैल्यू को रख देते हैं तो हमको ये एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है। फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें आइंस्टाइन ने थर्मोडायनेमिकली ये इस्टेब्लिश किया है कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन 1 to 2 ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इट इज इक्वल टू आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन 2 to 1 एक्साइटेड स्टेट टू 1। ये B12 की वैल्यू B21 आइंस्टाइन ने डेवलप किया हुआ है, और डेवलप किया हुआ है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि कैसे ये डेवलप होता है। B12 की वैल्यू B21 के बराबर होता है, तो रेशियो B12 बाई B21 इज़ 1। सो फाइनली वी गेट दिस एक्सप्रेशन। मैं फिर यहाँ थोड़ा आपको याद दिला दूँ, A21 इज़ द Einstein coefficient for spontaneous emission of radiation and B21 is the Einstein coefficient
फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में क्या संबंध होगा, यह रेशियो A/1 और B/1 द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। अब इस एक्सप्रेशन को जो आपने डेवलप किया, इसको हम प्लैंक्स इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में आता है, और प्लैंक का इक्वेशन जो होता है फॉर द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी न्यू, इट इज इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब, और फिर कैपिटल ब्रैकेट बिल्कुल उसी तरह का होता है। तो ये दोनों को कंपेयर यदि कर लें तो कंपेयर करने के बाद हमें प्राप्त हो जाता है, इफ़ यू जस्ट कंपेयर दीज टू एक्सप्रेशन टुगेदर, तो हमको प्राप्त हो जाता है A/1 बाई B/1, द स्पॉन्टेनियस इमिशन डिवाइडेड बाई स्टिमुलेटेड इमिशन, इन दोनों का रेशियो इट विल बी इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब। दिस वी गेट आफ्टर कंपैरिजन ऑफ द टू इक्वेशंस। एक हमने जो इस्टेब्लिश किया यू न्यू के लिए, और एक जो प्लैंक्स कांस्टेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उससे हमने कंपेयर कर लिया। और जब कंपेयर करते हैं तो यह रेशियो h न्यू क्यूब्ड के प्रोपोर्शनल पाई जाती है। तो जितना ही न्यू को अधिक रखेंगे, एनर्जी लेवल का डिफरेंस h न्यू जितना ही अधिक होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, A/1 बाई B/1 की वैल्यू उतनी अधिक होती जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस इमिशन विल इंक्रीज इन कंपैरिजन टू द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसलिए स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन प्राप्त करने के लिए h न्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए। दिस इज द आउटकम ऑफ द आइंस्टाइन्स मॉडल कि दो तरह के इमिशन की प्रक्रियाएं हैं, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड। तो हम चाहते हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन डोमिनेट करे, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन कम हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये रेशियो 1 से कम और काफ़ी कम, और यदि ये रेशियो 0 के बराबर हो जाए तो केवल स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा ही नहीं। तो जितना कम से कम हो उतना ही अच्छा है। तो कम से कम होने के लिए न्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए, क्योंकि शेष सारे कांस्टेंट हैं। न्यू की वैल्यू कम का मतलब ये h न्यू की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसलिए दोनों एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल E2 माइनस E1 का डिफरेंस कम होना चाहिए। यदि कम हम रख सकें तो उस समय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन विल डोमिनेट ओवर द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये आइंस्टाइन ने सजेस्ट किया था, और इसीलिए पॉपुलेशन इन्वर्जन प्राप्त करने के लिए मैंने एक चीज़ और आपको बताया था कि E1 और E2 के बीच में एक इम्प्योरिटी यदि ऐड कर दिया जाए तो मेटा स्टेबल स्टेट प्राप्त हो जाएगा। तो फिर मेटा स्टेबल स्टेट और ग्राउंड स्टेट की डिफरेंस कम हो जाती है, और कम हो जाती है तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और लेजर एक्शन प्राप्त किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल एज फार एज द आइंस्टाइन कोफिशिएंट एंड इट्स रोल इन गेटिंग द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। किताबों में भी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। एक मैंने आपको PDF भेजा हुआ है, उसमें भी बताया है, और आपके पास जो SK गुप्ता की किताब है उसमें भी बताया है। उसमें मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने जो आपको बताया है ये बहुत ही इजी मेथड है, और इस मेथड से आइंस्टाइन कोफिशिएंट के बारे में यदि पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो आप आसानी से इसे कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।